गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मनोज यादव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन? तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वी विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट वन बाय वन। So what is the static memory allocation? Static variable defined in one block of allocated space of fixed size. Once it is allocated, it can never be freed. Okay, that's the important point. What is the point? Static variable defined in one block of allocated space of a fixed size. Once it is allocated, it can never be freed. That means once it is allocated by the system, you can't free them. And the important point, this allocation, okay, this allocation or size is fixed. What the mean or what is the important point? The size is fixed at a compile time. आपको ये समझना है, the size is fixed, the size is fixed at the compile time. Okay, I will tell you in more detail the difference between size is fixed at compile time or at run time. Okay, तो अभी क्या समझना है, जब हम कंपाइल करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम को, तो जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है उसके अंदर जो साइज है वो फिक्स कर लिया जाता है कंपाइल के टाइम पे ही। मान लीजिए एरे का साइज 5 है, तो ये पहले ही बता दिया जाएगा कि भाई ये साइज 5 है और कंपाइल टाइम पे ये साइज बता दिया गया। अब एग्जीक्यूशन के दौरान यानी जब प्रोग्राम का रन होगा, व्हेन योर प्रोग्राम इज रनिंग, यू कांट चेंज द साइज। पॉइंट टू बी नोटेड, size is fixed at a compile time, but at runtime, but at a runtime, memory is always allocated. Okay, this is the point. यानी कि कंपाइल टाइम पे साइज फिक्स है, एक्चुअल तो जो मेमोरी बनती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस टर्म को, इसलिए मैं इस पे एम्फोसिस दे रहा हूँ। एक्चुअल जो मेमोरी बनती है या मेमोरी आप कह सकते हैं एलोकेट होती है, वो हमेशा ही रन टाइम पे होती है। तो स्टैटिक का स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि बॉस कंपाइल टाइम पे ही ये साइज आपके लिए फिक्स कर दिया गया है। सो नेवर कंफ्यूज बिटवीन स्टैटिक एंड अ डायनेमिक। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इट यूजेस स्टैक फॉर मेंटेनिंग द allocation of memory. Stack is a one type of a data structure which follow the property of a last in first out, and that property is basically used in static memory allocation. Now the next point is, in this allocation, once the memory is allocated, the memory size cannot be changed. मतलब अगर आपने प्रोग्राम के अंदर मेमोरी को एक बार एलोकेट कर दिया है और रन टाइम में आपको इसे चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। द लास्ट पॉइंट इज इट इज लेस एफिशिएंट। व्हाट इज द मीन ऑफ एफिशिएंसी? कि आप इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको किस कम साइज की रिक्वायरमेंट है तो आप इसे कम नहीं कर पा रहे हैं। इफ यू नीड more size at the time of the execution of a program, then even you can't change it. This is a limitation of a static memory allocation. Now what is the problem with the array? So some important point problem with the array, I will connect this term with the static memory allocation. I am just giving you explanation of a static allocation with the help of array. Okay, so now uh, sometime amount of data cannot be predicted beforehand. It is easier to understand. This is self understanding point. Now number of data item keep changing during the execution of a program. तो ये एरे के साथ हमें प्रॉब्लम आती है कि कई बार आप साइज को प्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं और वो एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम यानी इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल सर्च फॉर एन एलिमेंट इन एन एरे ऑफ एन एलिमेंट।
अब कह रहा है इसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि यार एग्जीक्यूशन के दौरान while during the execution of a program you can't change the size. So what is the solution? One solution: first, find the maximum possible value of n and allocate an array of n element. n जितना भी आपके n की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप साइज दे दीजिए। अब यहाँ पे इशू क्या आएगा? wasteful of a memory space as n much may be a much smaller in some execution. मान लीजिए n की वैल्यू मान लीजिए बहुत कम है और आपको चाहिए एक बड़ा स्पेस, तो भी आपके लिए वेस्टेज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन मे बी मान लीजिए 10,000 है, बहुत बड़ा नंबर है, बट अ पर्टिकुलर रन मे नीड ए सर्च ओनली अमंग 100 एलिमेंट, और आपको उस टाइम 100 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो। यानी कि अगर आप इसका इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं कि आप एक एन एक बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, तब भी आप वहाँ पे अटक जाएंगे, क्योंकि मे बी आपको इतनी बड़ी नंबर्स की रिक्वायरमेंट ही ना हो। और अगर आप छोटा नंबर भी लेके एरे के साइज को डिक्लेयर या मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो भी यू कैन स्टक ओवर देयर। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। नाउ आपको थोड़ा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन समझ आया। थोड़ा सा इसको और बेहतर समझते हैं, बेटर वे में समझते हैं। तो फोकस कीजिएगा एग्जाम्पल पे। हमारे एक एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं टू गेट द बेटर आइडिया ऑफ स्टैटिक स्टैटिक मेमोरी। ओके, हम इसको समझ रहे हैं कि किस तरीके से स्टैटिक मेमोरी हमारा काम करेगा या इसे करना चाहिए। ओके, पहले तो मैं एक सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ, सी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है हमारा ये प्रोग्राम। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम, मैं सीधे मेन से एग्जीक्यूशन लिख रहा हूँ, वॉइड मेन। हमने एक मेन बनाया, इसके अंदर एक वेरिएबल ए जो कि एक एरे को डिक्लेयर कर रहा है हमने बनाया, और उसका साइज दे दिया 5। ठीक है, अब आपने साइज 5 दे दिया, और मान लीजिए हम एरे एलिमेंट भी डिफाइन कर लेते हैं यहीं पे, 3, 7, 6, 8 एंड 9। दिस आर द रैंडम एलिमेंट्स इन द एरे। हमने ये बना दिया, एक एरे बनाया। दिस इज द सिंटेक्स टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द एरे। ओके, एरे को बनाने का ये सिंटेक्स है। हमने एक एरे तो क्रिएट कर लिया बॉस। अब क्या पॉइंट है? अब आपको ये समझना है कि जब ये एरे बना तो साइज क्या है इस एरे का? इस एरे का साइज है 5, यानी ये बता दिया हमने कि यार इस एरे का साइज है 5। तो ये बात कंपाइलर को कब पता चली, आपको ये समझना है। कंपाइलर को ये कंपाइल टाइम पे ही पता चल गई। ओके, कंपाइल टाइम पे ही ये इंफॉर्मेशन आ गई कि यार इसका साइज फिक्स है। तो बैकग्राउंड में आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बैकग्राउंड में मान लीजिए ये मेमोरी एरिया है, ये मेमोरी एरिया है। तो बैकग्राउंड में कंपाइलर को ये पता चल गया कि साइज इसका 5 है और मुझे 5 की साइज एलोकेट करना है। तो ये रिजर्व करता है आपके लिए 5 का साइज आपके लिए रिजर्व करता है। और अब जब मान लीजिए आप इस एरे को फॉर एग्जांपल प्रिंट ही करा रहे हैं, तो मैं प्रिंट कराने के लिए एक वेरिएबल सिंपल सा आई बना लेता हूँ, और एक फॉर लूप। आप प्रिंट करा रहे हैं सिर्फ आई इक्वल टू 0, एक लूप चला रहे हैं आई लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि हमारा एरे 5 एलिमेंट तक का है। आई प्लस प्लस हमने एरे को बनाया, देन हमने प्रिंट कर दिया। तो मैं प्रिंट के लिए प्रिंट एफ और %d, देन आपने किया ए ऑफ आई। इस तरीके से आप एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पे आपने फोर लूप का ब्रैकेट बंद कर दिया, और इसके ऊपर आपने बंद कर दिया अपना मेन का ब्रैकेट। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, जब आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो उस वक्त कहीं पे भी
मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है इस एरे के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड व्हेन यू कंपाइल द प्रोग्राम। मैं इसको इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको मार्क करके लिखवा रहा हूं। व्हेन व्हेन लेट्स चेंज द कलर ऑफ ए पेन। ओके, व्हेन you compile the program, when you compile the program, when you compile the program, no, point to be noted, no memory allocation, no memory allocation, no memory allocation is done। ओके, और ये किसका एग्जांपल है? स्टैटिक का। जब आपने रन किया, जब आपने रन किया, आपने कंपाइल कर दिया, कंपाइल करने के बाद इसकी एग्जीक्यूशन फाइल बन गई। एग्जीक्यूशन फाइल जब बन गई तो जब आप रन करेंगे तो इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल आप ऐसे समझ सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होगी। ओके, जब आप रन करेंगे तो उस दौरान, उस पॉइंट ऑफ टाइम ही इस एरे के लिए भी साइज बनेगा। तो यानी एक्चुअल एलोकेशन कब हुई? रन टाइम पे हुई। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यार स्टैटिक का मतलब है कि मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, जबकि हमें इसका समझना चाहिए, इसका मीनिंग ये निकलता है कि मेमोरी का साइज 5 फिक्स कर दिया गया है, जो कि कंपाइलर को पता है एट द टाइम ऑफ अ कंपाइलेशन। कंपाइलर को कंपाइल के टाइम पे ही पता है कि यार मुझे एक एरे बनाना है जिसका साइज 5 रखना है। दैट इज द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, हमें ये बात समझ आ गई। जब हमने रन किया, प्रोग्राम रन हो गया और आउटपुट आ गया। आउटपुट हमने सिर्फ इस एरे को ही प्रिंट कराया है, तो ये आउटपुट प्रिंट हो गया। तो हमने क्या पहली बात, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमने स्टैटिक का मतलब समझा, हमने एक एग्जांपल देखा और उस एग्जांपल को एग्जीक्यूट किया। अब इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ये है कि इसके अंदर आप साइज को चेंज नहीं कर सकते। अब इसके लिए बोथ केस आर एप्लीकेबल, वेदर यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द साइज। अब वो दोनों ही केस एप्लीकेबल है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत आप ध्यान से सुनिएगा। एक क्लासरूम है, मेरे पास एक एक क्लासरूम है। मैं एक क्लासरूम चलाता हूँ। मान लीजिए मेरी इवनिंग की क्लास है और ये मेरे क्लासरूम है। ठीक है, ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम में मान लीजिए मैंने चेयर अरेंज कर रखी है। ये चेयर्स हैं स्टूडेंट्स को बैठने के लिए। मान लीजिए ऐसे करके मैंने पूरे क्लासरूम में 50 चेयर्स अरेंज कर रखी हैं। गॉट इट? 50 चेयर्स इन माय क्लासरूम। नाउ क्योंकि मेरी क्लास है, अब बच्चे आते हैं और 50 चेयर क्लासरूम में, बट ओनली 5 स्टूडेंट्स कम इन माय क्लास। 5 ही स्टूडेंट आते हैं। तो एक्चुअल हुआ क्या? 50 चेयर्स थे, बट स्टूडेंट कितना है? 5 स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, स्टूडेंट कितना है? 5 ही आए। अरे जब 5 स्टूडेंट आए तो 45 चेयर का क्या होगा? वेस्ट हो गई। दिस इज अ वन प्रॉब्लम इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अगर हम एक एरे बना देते हैं, इसी को इसी तरीके से समझ लेते हैं, जिसका साइज है 50 और आपको नंबर स्टोर कराने हैं, बॉस वो सिर्फ 5 ही, आपको 5 ही नंबर की जरूरत पड़ रही है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप 5 दे दीजिए, बट 45 जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका साइज वेस्ट हो गया, क्योंकि मेमोरी तो 50 एलिमेंट के लिए ही बनेगी। आप उसमें से 5 भले यूज करिए। जैसे कि हमारे क्लासरूम में 50 चेयर्स हैं, बट ओनली 5 स्टूडेंट्स ही क्लासरूम के अंदर आए। 45 चेयर्स यूटिलाइज नहीं हुई, बट उन्होंने स्पेस तो लिया। दैट्स द पॉइंट। इसी का रिवर्स सिनारियो देखिएगा, दूसरा सिनारियो देखिएगा। सेम क्लासरूम है, 50 चेयर्स हैं, बट हो क्या गया? इस टाइम आ गए 500 स्टूडेंट। तो सीन टू क्या हो गया? सीन टू के अंदर 500 स्टूडेंट्स आ गए। ओके, 500 स्टूडेंट्स आ गए। सीन वन के अंदर क्या है? ये सीन वन था। सीन वन के अंदर हमने देखा फिर 5 स्टूडेंट्स आए, और जबकि सीन टू के अंदर 500 स्टूडेंट्स आ गए। अब मेरे पास चेयर कितनी थी? 50।
क्या रूम में एकोमोडेट हो जाएगा? नहीं, प्रॉब्लम आने वाली है बॉस। उसी तरीके से एरे के पास में भी अगर मैंने 50 एक एरे बनाया है जिसके अंदर 50 एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ 50 नंबर्स ही मैं ले सकता हूं। अगर मुझे 500 500 नंबर लेने हैं तो बॉस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आप साइज को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। एक बार जो बता दिया, जो बना दिया, वो बन गया। दैट्स इट। दैट इज अ सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट आया वो था बच्चे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, वो था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब बात समझते हैं व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो अभी हमें ये तो समझ आ गया स्टैटिक क्या है। अब हम बात कर रहे हैं डायनामिक की। ठीक है, तो डायनामिक में सबसे पहले जैसे कि नाम से पता चलता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है यू कैन चेंज द साइज। यू कैन चेंज द साइज। डायनेमिक है ना, डायनेमिक का मतलब है कि चीज फिक्स नहीं है। अब फिक्स नहीं है तो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है तो आप चेंज कर सकते हो। दैट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ द डायनेमिक। फर्दर इसको स्टडी करते हैं। क्योंकि हम डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ अ सी लैंग्वेज, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सी लैंग्वेज के अंदर सपोर्टेड है। और वो सपोर्ट करने के लिए सी लैंग्वेज के पास 4 इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, 4 इनबिल्ट फंक्शंस आर देयर इन अ सी लैंग्वेज। ओके, अब वो कौन कौन से हैं? पॉइंट वन, सबसे पहला फंक्शन है मैलॉक। हम सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैलॉक, मैलॉक इज अ फंक्शन। सेकंड कौन सा फंक्शन है? सेकंड फंक्शन का नाम है कैलॉक। ओके, थर्ड फंक्शन है, थर्ड फंक्शन का नाम है रीएलोक। ओके, मैं सभी की वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा। और फोर्थ है फ्री। अब आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि जो प्रॉब्लम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर थी उनका सॉल्यूशन दिया डायनामिक ने। तो पहले हमें स्टैटिक समझ आया, उसका एग्जांपल देखा, हमें उसकी लिमिटेशन समझ आई, और ये बताया कि डायनामिक ने उसका सॉल्यूशन दिया। तो विदाउट, चाहे अभी आपने मेलोक कैलोक रियलोक और फ्री नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि डायनेमिक के अंदर चेंज करने की फैसिलिटी है। और वो चेंज कब हो रहा है? याद रखिएगा, वो चेंज रन टाइम पे हो रहा है। यानी कि आप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करके उसको चेंज कर पा रहे हैं। इसमें कंपाइल टाइम पे मेमोरी फिक्स नहीं हो रही है, रन टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट हो रही है। और रन टाइम पे ही हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। ये कंसेप्ट कहलाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। ठीक है, तो चलिए आपको अपने स्लाइड्स पे वापस ले चलता हूँ। और हमने एरे वाली प्रॉब्लम देख ली, अब है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मैंने आपको बता दिया। अब इन फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा फोकस करते हैं कि ये क्या कहते हैं चारों फंक्शन। तो सबसे पहले है बच्चे मेलोक। अब मेलोक क्या कहता है? मेलोक कहता है इट एलोकेट रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ बाइट एंड रिटर्न अ पॉइंटर टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द एलोकेटेड स्पेस। मतलब कि ये आपके लिए जितने भी आपने बाइट की डिमांड करी है उतना साइज आपको बना के देता है। ठीक है, और जो भी एड्रेस, जितना भी आपने साइज डिमांड की, मान लीजिए आपने साइज डिमांड की 500 बाइट्स, तो ये आपको 500 बाइट्स का साइज आपके लिए बना के देगा। प्लस उस एड्रेस का जहां पे जो इसने आपको बना के दिया है उस एड्रेस का स्टार्टिंग इट रिटर्न। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, इट रिटर्न्स पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट ऑफ द एलोकेटेड स्पेस। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो एड्रेस आपको मिला, मैं वो एड्रेस का स्टार्टिंग एड्रेस आपको रिटर्न करके देता है, पॉइंटर आपको रिटर्न करके देता है। ठीक है, अब कैलोक, कैलोक क्या करता है? इट एलोकेट स्पेस फॉर एरे एलिमेंट इनिशियलाइजेस। मोर स्पेसिफिक यूज है कैलोक का एरे एलिमेंट्स के लिए। मैलोक से भी कर सकते हैं बट कैलोक इज मोर स्पेसिफिक टू एरेस एलिमेंट। इनिशियलाइजेस देम टू जीरो, इसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है।
एंड देन रिटर्न अ पॉइंटर टू द मेमोरी। और ये भी मेलोक की तरह ही आपको वो पॉइंटर रिटर्न करके दे रहा है। अभी मैंने सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, अभी मैं इनका पोस्टमार्टम करूंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। जस्ट बी फोकस्ड व्हाट वी आर स्टडिंग। ओके, सो नाउ थर्ड पॉइंट इज है फ्री। फ्री का क्या काम है? सिंपल सा काम है कि जो भी स्पेस आपने रन टाइम पे बनाया है, देखिए डायनेमिकली में आप मेमोरी को रन टाइम पे बना रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे फ्री कर दीजिए, जाने दीजिए, एक तरीके से डिलीट कर दीजिए दिमाग के अंदर से, ऐसा रखिए। एक्चुअली डिलीशन नहीं है, बट आप ये समझ सकते हैं वो मेमोरी क्लीन हो गई वहां से, ताकि कोई और उसे यूज कर पाए। उसके बाद एक पॉइंट है रीएलोक। रीएलोक का मतलब ये है कि आपने अगर एक बार रन टाइम पे एक बार मेमोरी बना ली, मान लीजिए 5 बाइट की मेमोरी आपने रन टाइम पे बनाई है, और रन टाइम पे 5 बाइट की मेमोरी बनाने के बाद आपको लगता है कि मुझे और मेमोरी की सॉरी और मेमोरी को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है रन टाइम पे ही, जबकि आप एक बार बना चुके हैं उसे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ री एलोक फंक्शन। तो ये 4 फंक्शन है। मेलोक और कैलोक का काम मेमोरी को क्रिएट करना, फ्री का काम है मेमोरी को फ्री कर देना, और री एलोक का काम है मेमोरी साइज को ड्यूरिंग रन टाइम ही चेंज कर देना। ओके, अब थोड़ा सा मेलोक फंक्शन के ऊपर आते हैं और इसको वन बाय वन इसको फोकस करते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेलोक फंक्शन एलोकेट अ सिंगल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी। यानी कि जो आपको मेमोरी ब्लॉक बना के देता है, वो एक सिंगल ब्लॉक की फॉर्म में मेमोरी बना के देता है। इट डज नॉट इनिशियलाइज मेमोरी एट एग्जीक्यूशन टाइम, सो इट हैज अ गार्बेज वैल्यू इनिशियली। अब इसने ये कहा है इन शॉर्ट कि जो मेलोक फंक्शन से जब आप मेमोरी को क्रिएट करते हैं, तो जो मेमोरी बनती है वो मेमोरी में अगर आपने अपनी वैल्यू नहीं डाली है, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ जाती है या गार्बेज वैल्यू होती है जनरली। अगर आप मेमोरी को एलोकेट करने के बाद उसे प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, तो आप एक रैंडम नंबर पाएंगे जो कि एक्चुअली एक गार्बेज वैल्यू होगी। ठीक है, नाउ सिंटेक्स क्या है मेलोक फंक्शन का, इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, वन मोर पॉइंट, अगर आपने मेमोरी जो एलोकेट करी है और मान लीजिए वो मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है, मान लीजिए आपको 50 बाइट की मेमोरी की रिक्वायरमेंट है और 50 बाइट अवेलेबल ही नहीं है, देन द सिंटेक्स ऑफ अ मेलोक फंक्शन, और मेमोरी जो आपने एलोकेट करी है और वो मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका सिस्टम रिटर्न करेगा नल। ओके, तो आपका सिस्टम रिटर्न करेगा नल कि यार आपके पास आपकी डिमांडिंग मेमोरी अवेलेबल नहीं है। तो जब नल आपको कभी मिले मेलोक फंक्शन की मदद के थ्रू, तो आप समझ जाइएगा जितनी मेमोरी की आप डिमांड कर रहे हैं वो मेमोरी अवेलेबल नहीं है। नाउ सिंटेक्स क्या है मेलोक फंक्शन का? मेलोक फंक्शन का सिंटेक्स ये है कि मेलोक कीवर्ड आपको लिखना है, सबसे पहले यही फोकस कीजिए, मेलोक आपको लिखना है। देन बाइट साइज, आपको कितने बाइट की रिक्वायरमेंट है, और देन इसका कास्ट आपको टाइप कास्टिंग करनी है, और पॉइंटर। ठीक है, मैं इनको भी और डिटेल से स्टडी करूंगा और आपको 100% बात समझ आएगी। तो सबसे पहले मान के चलते हैं हमें एक 100 साइज का एक एरे क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब पहली बात मेलोक का सिंटेक्स पे पहले मैं फोकस करता हूँ कैसे लिखेंगे। मेलोक का सिंटेक्स क्या होना चाहिए? देखिए, मेलोक आपको लिखना है मेलोक कीवर्ड। ठीक है, मेलोक ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ ईच एलिमेंट।
नाउ अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मान लीजिए मुझे 100 का एरे चाहिए था, तो एलिमेंट कितने हो गए हमारे 100। एक साइज कितना है, साइज है हमारा जितना इंट का साइज होता है। अब देखिए इंट का साइज अगर आपको पता है आपके कंपाइलर के अकॉर्डिंग, तो चाहे तो आप डायरेक्टली वो साइज लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता, तो आप साइज ऑफ एक फंक्शन आता है जिसका नाम है साइज ऑफ, आप इस साइज ऑफ फंक्शन को लिखिए, ब्रैकेट के अंदर डाटा टाइप का नाम लिखिए जिसका साइज आपको पता करना है। यहाँ पे हमें इंट का साइज पता करना है तो इंट लिखा, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए। अब मान लीजिए इंट का साइज फॉर एग्जांपल 4 बाइट है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना साइज बनेगा, 400 बाइट का साइज बन जाएगा, 400 बाइट। आप ऐसे समझ जाइए, ठीक। अब पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, क्लियर होगा आपको कि इस तरीके से कहीं पे मेमोरी के अंदर 400 बाइट एलोकेट हो गए, ठीक है। एक ब्लॉक, ध्यान से समझिएगा ये बात, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, एक ब्लॉक 4 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर स्टार्टिंग एड्रेस 100 है तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 104 होगा, अगले वाले का 106, उसके बाद 108, सो ऑन। एक तो पॉइंट ये, ठीक। दूसरा हमने ये देखा कि मेलोक फंक्शन का जो रिटर्न टाइप था वो था वॉइड पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे जो इससे पहले हमने स्लाइड में देखा जो इसका रिटर्न टाइप था वो था, यहाँ पे लिखा था कास्ट टाइप। एक्चुअली में जो इसका रिटर्न टाइप होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप होता है, हम इसे लिख सकते हैं वॉइड पॉइंटर, ये इस टाइप का होता है, ओके। तो अगर आपको ये बात कंफ्यूजिंग लग रही है तो मैं इसका भी मतलब समझाता हूँ कि पहले तो वॉइड पॉइंटर का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वॉइड पॉइंटर, जो कि मेलोक बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है, ठीक है। इस पे फोकस करिएगा, क्योंकि अगर वॉइड पॉइंटर समझ आता है तो आपको ये समझ आएगा कि मेलोक रिटर्न क्या कर रहा है, और अगर मेलोक रिटर्न क्या कर रहा है तो आप ये समझ पाएंगे कि आपको उसे हैंडल कैसे करना है, ओके। तो जो आपको 100 साइज मिल गया, 100 एलिमेंट के लिए साइज मिल गया, तो मेलोक ने कहा कि ये जो मैं एड्रेस आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए जो हमें मेमोरी एलोकेट हुई, उस मेमोरी एलोकेशन का स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, मान लीजिए, ठीक है, मैंने एड्रेस 100 ही एज्यूम किया, हमने अपने एग्जाम्पल में उसका स्टार्टिंग एड्रेस 100 है। अब ये 100 क्योंकि एक एड्रेस है, ये 100 आपको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। अब क्योंकि 100 एक एड्रेस है, ये वैल्यू आपको एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करानी पड़ेगी। अब मान लीजिए मैं पी नाम से एक पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूँ, तो मैंने कैसे बनाया, इंट, मैं फिर से बना देता हूँ, इंट पॉइंटर पी। मान लीजिए ये नोटेशन मैंने लिखी इस पी वेरिएबल के लिए ही, इंट पॉइंटर पी, ये नोटेशन लिख दिया। अब मेलोक ने तो मेमोरी क्रिएट कर दी, पी पॉइंटर भी बन गया, लेकिन जो एड्रेस रिटर्न आ रहा है वो था वॉइड पॉइंटर टाइप का। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो 100 है ना, 100 किस टाइप का है आप ऐसे समझ लीजिए, हर एक का एक टाइप होता है, तो एड्रेस का इसका क्या टाइप था, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल जो कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब कि किसी भी टाइप को आप वॉइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, एक अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, आपके पास एक ऐसी ड्रेस है, ठीक है, जो आप भी पहन सकते हैं, आपके फादर भी पहन सकते हैं, आपके ब्रदर भी पहन सकते हैं, जस्ट सिंपल एग्जांपल। वो ड्रेस क्या हो गई, यूनिवर्सल ड्रेस हो गई, ठीक है, एक ऐसी ड्रेस जिसे हर कोई पहन सकता है। लेकिन आपके पास कोई स्पेसिफिक ड्रेस है, मान लीजिए आपके पास ब्लैक शर्ट है, वो आपकी अपनी ड्रेस है, वो आपकी अपनी पर्टिकुलर ड्रेस है, उसको कोई नहीं पहन सकता, वो सिर्फ आप ही पहन सकते हैं, ठीक। अब क्योंकि जो
एड्रेस आपको मिल रहा है वो वॉइड पॉइंटर है, यूनिवर्सल पॉइंटर है। तो यूनिवर्सल पॉइंटर के अंदर तो हर एक वेरिएबल आ सकता है, यानी कि उसके अंदर इंटीजर भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, कैरेक्टर भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर आपने यूनिवर्सल पॉइंटर का कोई मान लीजिए एक पॉइंटर बनाया हुआ है एम नाम से, मान लीजिए वॉइड पॉइंटर है, तो एम जिन वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है, ठीक है, वो इंट भी हो सकते हैं, वो फ्लोट भी हो सकते हैं, वो कैरेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपके यूनिवर्सल कपड़े की तरह। ओके, तो जो एम तीनों का एड्रेस ले सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल है, वो इंटीजर का भी ले लेगा, फ्लोट का भी ले लेगा, वो कैरेक्टर का भी लेगा। लेकिन अगर आपको, आपके पास इंट एक वेरिएबल है, मान लीजिए पी ही, और इसके अंदर आपको वॉइड पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कराना है, एड्रेस जो कि वॉइड टाइप का है, वॉइड टाइप का एड्रेस स्टोर कराना है, तो ये कहेगा भाई मैं तो तुम्हें नहीं ले सकता। मैं तुम्हें क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि आप हो यूनिवर्सल टाइप, आप हो बिग बॉस, मैं आपको वो हैंडल नहीं कर सकता। मैं किसे हैंडल कर सकता हूँ? मैं तो यार सिंपल सा एक इंटीजर वेरिएबल हूँ, तो मैं किसे हैंडल कर सकता हूँ? सिर्फ इंटीजर वाले को। मैं किसे हैंडल कर सकता हूँ? सिर्फ इंटीजर वाले को। तो अब मैं क्या करूँ? वो कहता है अब आप करिए एक काम, कि यहाँ पे आप इसको इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट कर दीजिए, वॉइड को कन्वर्ट कर दीजिए इंटीजर पॉइंटर में। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है टाइप कास्टिंग। ओके, टाइप कास्टिंग। तो हमने उस कन्वर्जन को कंप्लीट करने के लिए यहां पे लगा दिया इंट पॉइंटर। ओके, इंट पॉइंटर। अब पी के अंदर क्या आ जाएगा अगर ये स्टेटमेंट सक्सेसफुल होती है? तो पी के अंदर स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा। स्टार्टिंग एड्रेस क्या था? मान लीजिए हमने माना इस स्पेस का, इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस 100 था, तो ये जो पी एलोकेट हुआ है इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा 100। ओके, अगर आपको स्टार्टिंग एड्रेस मिल गया, एरे की प्रॉपर्टी होती है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, अगर आपको स्टार्टिंग एड्रेस मिल गया तो आप पूरे एरे के ऊपर वर्क कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो, उसे क्रिएट कर सकते हो, उसे एक्सेस कर सकते हो, सिंपल शब्दों में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है बेसिकली बच्चे मैलोक का। तो यहाँ पे लिखा है ए मेमोरी स्पेस इक्विवेलेंट टू 100 टाइम ऑफ द साइज ऑफ एन इंट बाइट इज रिजर्व्ड। ऑब्वियस सी बात है, हमने ये देख ही लिया। देन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट of the allocated memory is assigned to the pointer p of type int, जो मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कैरेक्टर पॉइंटर बनाना है तो यार आप कैरेक्टर का लगा लीजिए। आप डायरेक्टली भी साइज दे सकते हैं 20 बाइट, तो डायरेक्टली एक 20 बाइट का स्पेस बन जाएगा। आप चाहें तो स्ट्रक्चर का दे सकते हैं, बट जिसका भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसका स्पेस बना सकते हैं। बट डायरेक्टली साइज देने के से अच्छा है आप हमेशा यूज करें साइज ऑफ ऑपरेटर। आप किसी का भी साइज दे सकते हैं, इससे किसी का भी मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, बट बेटर आइडिया इज यूज स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये एक कंसेप्ट है, पॉइंट टू बी नोट, कि क्या काम हो रहा है मेलो के अंदर। अगर आपको एड्रेस नहीं मिला तो उसने आपको समझाया है कि द एलोकेशन कैन फेल इफ सफिशियंट सफिशियंट कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस इज नॉट अवेलेबल। ओके, आपको जो एड्रेस चाहिए था, जितना स्पेस चाहिए था वो मिला ही नहीं, तो आपको मना कर दिया जाएगा। मना किस फॉर्म में किया जाएगा? आपको नल फॉर्म में रिटर्न मना किया जाएगा। अगर आपको नल दे दिया गया तो आप समझ जाइए मना कर दिया गया आपको। तो यहाँ पे चेक कराया गया है, कोडिंग के थ्रू आपको समझाया गया है कि अगर ये p की वैल्यू जो मेलोक ने रिटर्न करी है उसकी वैल्यू नल है, तो प्रिंट मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड। तब आप उस केस में इसे प्रिंट कर दीजिए मेमोरी एलोकेटेड नहीं है। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल से आपको मेमोरी एलोकेशन समझाई गई है
कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट तरीके से समझाता हूँ और थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब देखिए, हमने सबसे पहले क्या काम किया, हमने अपने एग्जाम्पल के अंदर वी क्रिएटेड 3 वेरिएबल, वन इज p, वन इज n, वन इज i. n and i both are simple variable, while p is nothing but a pointer variable. pointer variable क्या है, अगर कोई किसी को कंफ्यूजन है तो मैं जस्ट सिंपलिसिटी के लिए बता दूं, ये एक ऐसे वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेसेस को होल्ड कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एड्रेस स्टोर कराना है तो आप पॉइंटर का यूज कीजिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर कर दी मैंने। अब पॉइंट 2 पे आ चलता हूँ। स्कैनएफ है, स्कैनएफ में क्या कहा गया है, आपको एन की वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है, एन की वैल्यू एंटर करनी है, एन की वैल्यू एंटर करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी अब एन की वैल्यू, पहली बात आप जरा लॉजिक क्लियर करेंगे तो आपको समझ आएगा एन की वैल्यू हमें एंटर कब करनी है। एन की वैल्यू हम तब एंटर करेंगे जब हम प्रोग्राम को रन करा रहे होंगे, तो रन टाइम पे तो हमसे वैल्यू मांगता है। तो अगर आपसे रन टाइम पे मेमोरी की डिमांड है तो इसका ये मतलब निकलता है कि आप मेलॉक की मदद से रन टाइम पे उसे स्पेस, उस कंप्लीट स्पेस को प्रोवाइड करा सकते हैं। कैसे, अब देखिएगा, आपने मान लीजिए एन में जो साइज एंटर किया वो 5 था। ठीक है, आपने जो साइज एंटर किया वो 5 था। अब क्योंकि आपने साइज 5 एंटर कर दिया है, ओके, आपने जो साइज एंटर किया वो 5 था, तो जब कैलोक अपना काम करे, मेलोक अपना काम करेगा तो कैसे काम करेगा, अगेन मेलोक का सिंटेक्स वर्क करेगा। एन, एन को रिप्लेस कर दिया जाएगा 5 से, इनटू साइज ऑफ इंट, मान लीजिए इंटीजर का साइज 4 है तो 5 इंटू 4 20। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, इस पूरे का रिजल्ट आ गया 20। 20 किसे दे दिया गया, 20 दे दिया गया आफ्टर टाइप कास्टिंग, किसको दे दिया गया, पी को। यानी पी को 20, मतलब 20 देने का मतलब यहाँ पे ये है, एक स्पेस बना 5 के लिए, आप ऐसे समझ लीजिए। अगेन 1 2 3 4 एंड 5, और इसका स्टार्टिंग एड्रेस था मान लीजिए 500। ये 500 किसको दे दिया गया, पी को। अगर पी एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, तो 500 इसको दे दिया गया, और इस तरीके से पी पॉइंट करने लग गया जो आपने एड्रेस बनाया है उसको। ओके, जो नया एड्रेस आपके लिए क्रिएट हुआ है उससे। नाउ अब फोर लूप पे फोकस कीजिएगा बच्चे, फोर लूप में क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। आपको, क्योंकि आपने जो एरे बनाया है, आपने जो एरे बनाया वो सिर्फ 5 साइज का बनाया है, तो आपसे सबसे पहले फोर लूप में एक लॉजिक के थ्रू 5 नंबर एंटर कराए हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, ठीक है, देन प्लस प्लस आई, यानी ये लूप 5 बार चलने वाला है। और स्कैनएफ में क्या कराया गया है, आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, तो स्कैनएफ के अंदर एड्रेस, देन p ऑफ i, ओके, आप p ऑफ i पे वैल्यू एक्सेस करिए। ठीक है, वन बाय वन नंबर एंटर करिए, और जैसे ही आप नंबर एंटर करते जाएंगे, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा और अगर आप ट्रिक लगाएं तो आपको इस एम्परसेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पी आई क्या चीज़ है ये समझिएगा। पी क्या चीज़ है, पी एक वेरिएबल है जो कि स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा है, तो पी, और आप इसको यूज करिए इस सिंबल के साथ, आपको बेहतर समझ आएगा। ब्रैकेट ये वाला लगाइए, यानी पी ऑफ आई, ये वाला। ठीक है, तो पी ऑफ आई क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है यहाँ पे 0, तो ये बन गया पी प्लस 0। ठीक है, और सिंप्लिसिटी के लिए आप इसे ऐसे ले सकते हैं, पी प्लस आई, गॉट इट, ये लीजिए।
p प्लस आई लिखा, तो अब आपको अच्छे से बात समझ आएगी। p प्लस आई, अब p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू मान लीजिए 100 थी। आपके केस, हमारे एग्जांपल के केस में 500 है, तो 500, 500 प्लस आई, आई की वैल्यू होगी 0। तो स्कैनफ मतलब आपसे जो एड्रेस डलवाना है वो 500 लोकेशन पे डलवा रहा है, फिर आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1। अब नेक्स्ट एड्रेस डलेगा 500 प्लस 1, तो ये एड्रेस आ जाएगा 504। ध्यान रखिएगा, जब 500 में प्लस 1 होगा तो नया ब्लॉक की बात हो रही है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है कि 500 प्लस 1 501 हो गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक के ऊपर चले जाइए, तो ये हो गया 504। ठीक, और इस तरीके से आप वन बाय वन कंप्लीट एड्रेस एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, n integers allocated can be accessed as pointer p plus 1, pointer p plus 2, so on। और जस्ट एस, और समझाने के लिए आपको ऐसे लिखा है जैसे ये बिल्कुल सिमिलर है p0 p1 p2 pn-1 के। मैंने इसी कोड को और सिंप्लीफाई करके आपको लिखा। ठीक है, अब इसी बात को और बेहतर से समझने के लिए, इसी बात को और बेहतर से समझने के लिए मैं आपको फिर से लेके चल रहा हूँ स्क्रीन पे, और देखिएगा अपने राइटअप स्क्रीन पे। और मैलोक की मदद से अब एक सारे पीसीस को कनेक्ट कर रहे हैं हम, और एक कंप्लीट प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बना रहे हैं कंप्लीट प्रोग्राम, देखिएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट अ मैलोक प्रोग्राम, माई मैलोक प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अभी कर रहे हैं, मैं सीधे मेन से स्टार्ट करता हूँ लिखना। तो सबसे पहले हमने लिखा वॉइड मेन, मेन बन गया। ओके, वॉइड मेन, मेन बन गया। अब कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। हमारा टारगेट क्या है, प्रोग्राम का टारगेट क्या है, तो इसको यहीं पे लिख देता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट मेमोरी यूजिंग मैलोक। हमें मैलोक फंक्शन की मदद से मेमोरी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया है इंट, एक आई वेरिएबल बना दिया, एक एन वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम एन की वैल्यू को कीबोर्ड से एंटर करवा लेते हैं। एन की वैल्यू जैसे कि पहले स्लाइड में था वही होगी एन की वैल्यू, जितना आप नंबर्स, जितने नंबर्स की आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओके। तो एक मैसेज दे देते हैं यूजर के लिए, प्रिंट एफ, और मैसेज सिंपल सा, एंटर नंबर यू वांट इन एरे। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, बट कंसेप्ट आपको उतना अच्छा ही समझ आएगा। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। एरे, ओके, एंटर नंबर यू वांट इन द एरे। ऐसा लिखने के बाद हम स्कैनफ करा लेते हैं सिंपल सा। आप डिफरेंस देखिएगा, स्कैनफ परसेंटेज डी, और आपके सामने लाइव कोडिंग हो रही है, एड्रेस एन। ओके, हमने एन की वैल्यू एंटर करा दी। अब मैं जरा यहाँ पे आपको ये समझा दूँ, आपको बात अच्छे से समझ आएगी। जब हमने इंट एन नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, इस जब हमने ये स्टेटमेंट लिखा एन के लिए, तो एक मेमोरी ब्लॉक बना जिसका नाम एन था। ठीक है, मान लीजिए मेमोरी में ये मेमोरी ब्लॉक बना, और वो एड्रेस जहाँ पे ये मेमोरी ब्लॉक बना वो एड्रेस था 700। ठीक है, 700। ठीक, तो जब हमने स्कैनफ के अंदर एड्रेस, ये एड्रेस का सिंबल है, और एन लिखा, जिसे एम्परसेंड भी पढ़ते हैं, तो एड्रेस ऑफ एन, डायरेक्टली अगर मैं इसे बोलूँ तो हमने एड्रेस ऑफ एन लिखा, और इसका मतलब ये है कि हम
700 की बात कर रहे हैं, यानी जो नंबर हम एंटर कर रहे हैं वो 700 लोकेशन पे चला जाए। मान लीजिए हमने जो नंबर एंटर किया, एन की वैल्यू हमने एंटर की 5, तो एन की वैल्यू 5 हो गई और वो कहाँ चली गई, 700 लोकेशन पे। इस तरीके से हमने अपने नंबर को सही लोकेशन पे डाल दिया। ये किसकी मदद से किया, स्कैनएफ में। और इसमें हमने किस सिंबल का यूज किया, एड्रेस के सिंबल का। यानी कि जब हम स्कैनएफ यूज करते हैं तो एड्रेस के सिंबल को यूज करते हैं। मैंने ये इस बात पे इस टाइम इसलिए फोकस किया कि जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूटिलाइज करेंगे आप वो देखिएगा। देन अगेन मेलोक हमने अब लगाना है, तो हमने क्या किया, मेलोक, मेलोक, हमने लिखा मेलोक लिखा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चाहिए थे, 5 चाहिए थे। वो किस में थे, एन वेरिएबल में थे, तो एन वेरिएबल। देन मल्टीप्लाई का सिंबल। देन साइज ऑफ, साइज ऑफ मैंने बताया था वो मेथड जो कि आपको साइज रिटर्न करके देता है। साइज किसका चाहिए था, साइज इंट का चाहिए था, तो साइज ऑफ इंट। ये कन्वर्ट किस में करना है, ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा, ये भी हमने समझाया था। वॉइड एक यूनिवर्सल पॉइंटर है, मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसको टाइप कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इंटीजर में। वैल्यू सेव कहाँ करा लेते हैं, सेव वैल्यू करा लेते हैं किसी पॉइंटर वेरिएबल में। अभी हमारे पास है नहीं, क्रिएट कर लेते हैं पॉइंटर वेरिएबल का नाम पी। तो हमने पी नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें ये स्पेस सेव करा लिया। अब इसको समझने के लिए कि इस लाइन में फिर से हमने ये कहा कि हमने मेलोक की मदद से 5 इंटू साइज ऑफ इंट, मान लीजिए इंट का साइज अगेन 4 है, तो 5 इंटू 4 20 बाइट एलोकेट करी। तो कैसे काम हुआ इस स्टेटमेंट से, मैं पूरी स्टेटमेंट आपके आगे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। आपने एक एरे क्रिएट किया, मान लीजिए ये इसकी लोकेशन समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, 3 लोकेशन एंड 4th लोकेशन, ठीक है। और स्टार्टिंग एड्रेस जो था यानी 0th लोकेशन का जो एड्रेस था वो था मान लीजिए 1004, मान लीजिए समझाने के लिए ये एड्रेस था इस एरे का जो रन टाइम पे बना मेलॉक फंक्शन की मदद से। अब पी आपका वेट कर रहा है, पी एड्रेस को लेने का वेट कर रहा है। टाइप कास्ट होने के बाद आपको 1004 इसके अंदर मिल जाएगा, 1004। गॉट इट। अब 1004 से क्या मतलब समझते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। इसका मतलब है अब आपको एक्सेस मिल गया है इस एड्रेस लोकेशन का, ठीक। ओके, नाउ देन अगेन, क्योंकि आपको ये एड्रेस मिल चुका है, अब एड्रेस मिल गया तो ये समझिए पहले वाला एड्रेस 1004 अब 4 बाइट का है, तो दूसरा एड्रेस 1008, ये वाला एड्रेस, नेक्स्ट वाला एड्रेस 1012, ठीक है। ये वाला एड्रेस 1016, ये वाला एड्रेस 1020, ठीक। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस था, लेकिन मुझे स्टार्टिंग ब्लॉक का एड्रेस मिल गया 1004, और वो पी में चला गया। अब जब मैं एंटर करना चाहता हूँ इन एरे के अंदर, नंबर एंटर करना चाहता हूँ, ये समझ लीजिए एक एरे बन गया और एरे के अंदर अब नंबर एंटर करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैंने सिंपल पहले प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ नंबर यू वांट, सिंपल यूजर फ्रेंडली मैसेज, नंबर यू वांट प्लीज एंटर, ठीक है। आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, एंटर द नंबर योर रिक्वायरमेंट, जैसे भी आप शूट करें, एंटर द नंबर, नंबर यू वांट प्लीज एंटर, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट दे दी। अब स्कैनएफ लगाते हैं, स्कैनएफ लगाते हैं और वो नंबर उसके अंदर यानी पी जो एड्रेस है उसमें स्टोर कराते हैं। तो सिंटेक्स, सबसे आसान सिंटेक्स क्या बताया था, पी प्लस आई। अब देखिए इस सेंटेंस को समझिएगा, और आई के लिए मैं थोड़ा सा स्किप करके, क्योंकि नो डाउट आपको फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ। और पहले एक
फोर लूप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ नंबर डिलीट हो गया, नंबर यू वांट प्लीज एंटर। देन एक फोर लूप लगा देते हैं, फोर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू फोर, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये ठीक है, आई प्लस प्लस, ये बंद कर देते हैं, फोर लूप शुरू करते हैं और फोर लूप के ब्रैकेट बंद कर देते हैं और बीच में क्या आ गया, स्कैन ऑफ परसेंटेज डी। और ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ रही है आपके लिए, पी, क्योंकि आपको यहाँ पे पी क्रिएट करना है। तो कैसे करना है आपको, आपने लिखा पी प्लस आई। ठीक है, अब पी में क्या है गाइस, पी के अंदर है 1004। ओके, पिक्चर अभी आपके सामने थी, पी के अंदर है 1004। 1004 क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा, पी के अंदर है 1004 प्लस आई। आई के अंदर क्या है, आई की वैल्यू क्या है, फोर लूप में जीरो, जीरो। तो 1004, मैं टेप कैलकुलेशन लिख देता हूँ आपके लिए, 1004 प्लस जीरो, क्या रिजल्ट आ गया, 1004 ही। और इस लोकेशन पे आपको वो नंबर एंटर करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने स्कैनफ लिखा था तो एड्रेस का सिंबल लगाया था, लेकिन यहाँ स्कैनफ के अंदर एड्रेस का सिंबल नहीं लगाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एड्रेस का सिंबल क्यों नहीं लगाया, जबकि एन में लगाया था और पी में नहीं लगाया, तो इसका जवाब ये है कि पी तो ऑलरेडी ही एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। अगर आप प्रिंट पी को प्रिंट कराएंगे तो एड्रेस ही प्रिंट हो जाएगा, तो आपको कोई एड्रेस का सिंबल यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एम्परसेंट का सिंबल यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब पहले मैं आपको टेबल बना देता हूँ। 1004 में जब आप प्लस वन करेंगे तो नेक्स्ट एड्रेस बन जाएगा 1008। ठीक है, 1004 में जब आप प्लस टू करेंगे तो सेकेंड ब्लॉक पे पहुंच जाएगा वन, उसके बाद यानी कि 1012। इसी तरीके से सो ऑन ये चलता ही रहेगा। ठीक है, अब जब फोर लूप चला, उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। तो सबसे पहले 104, एक सॉरी 1004, इस लोकेशन पे आपने नंबर एंटर किया। मान लीजिए जो नंबर एंटर किया उसकी वैल्यू थी 8, आपने जो नंबर एंटर किया उसकी वैल्यू थी 8। ओके, ओके, तो जब नंबर एंटर किया उसकी वैल्यू थी 8, तो आपने यहाँ पे आ गया, आपका आ गया सबसे पहले 8, ये लीजिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जो नंबर आपने एंटर किया वो आ गया 8, और कहाँ पे आ गया, वो आ गया 8 आपका, यहाँ पे 8 आ गया इस एरे लोकेशन पे। ठीक, उसके बाद फिर से लूप चला, नेक्स्ट लोकेशन आ गया 1004 प्लस वन, क्योंकि आई की वैल्यू इस बार सेकेंड टाइम वन है, तो 1004 प्लस वन इज नथिंग बट 1008। वो नेक्स्ट लोकेशन है, वहां पे मान लीजिए मैंने डाल दिया वन, तो देखिए यहाँ पे वन आ गया। ठीक, उसके बाद फिर लूप चला, आई की वैल्यू टू हुई, नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, नेक्स्ट एड्रेस क्या आ गया 1012। 1012 कहाँ पे है, यहाँ पे वो नेक्स्ट ब्लॉक है, तो नेक्स्ट ब्लॉक 1012 पे है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर डाल दिया 7। इसी तरह 7 नेक्स्ट नंबर, फिर 6, मान लीजिए नेक्स्ट नंबर 4। इसी तरीके से आप सारे के सारे नंबर्स को एंटर करा पाएंगे। अब मान लीजिए आपका एड्रेस, आपके सारे नंबर एंटर हो गए, अब आपको रिट्रीव करने हैं। तो रिट्रीव करने के लिए सेम तरीका, फोर लूप लगाइए, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू फोर, आई प्लस प्लस, देन प्रिंट एफ लिखिए, परसेंटेज डी, देन just a second, page gets changed।
ओके, ठीक है। तो प्रिंट है परसेंटेज डी एंड, अब आपको क्या लिखना है, सिर्फ प्रिंट कराना है। वो प्रिंट किससे कराना है, ध्यान रखिएगा, एड्रेस के ऊपर से। एड्रेस क्या था, मैं फिर से लिख देता हूँ। पहला एड्रेस था 1004। इस एड्रेस इस एड्रेस के ऊपर पड़े नंबर को आपको एक्सेस करना था। जब आपको एड्रेस के ऊपर पड़े नंबर को एक्सेस करना हो, मान लीजिए नंबर था 8, तो आपको क्या लगाना चाहिए, एड्रेस के आगे P+I आपका एड्रेस है, इसके आगे लगा दीजिए पॉइंटर। सिंपल। पॉइंटर का मतलब है हमें इस एड्रेस के ऊपर पड़ी वैल्यू एक्सेस करनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, पॉइंटर का मतलब है यहाँ पे हमें इस एड्रेस के ऊपर पड़ी वैल्यू को एक्सेस करना है। तो सिंपली एक्सेस कर लिया, और अगर आपने एक्सेस कर लिया तो आपको पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा, और पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो गया तो आपका काम बन गया। आप यही तो चाहते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक इन मेलो। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। तो फोकस करते हैं अपने बात पे दोबारा। तो हमें मेलो को हमने फुल डिटेल से स्टडी किया और उसका पोस्टमार्टम किया इनफैक्ट। अब जैसे ही मेलोक है, ओके, अगर मेलोक समझ आ गया तो अब आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसलिए हमने ज़्यादा टाइम फोकस किया मेलोक के ऊपर, क्योंकि बाकी सब चीज़ें उसी से कनेक्टेड है। मेलोक समझ आ गया, मेलोक का आपने प्रोग्राम कर दिया, आपने कंसेप्ट समझ लिया। अब आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें जस्ट डायरेक्ट सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, वन बाय वन हम सबको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है कैलॉग। कैलॉग कैसे काम करता है, तो बच्चे सबसे पहले कैलॉग की फंक्शनिंग समझते हैं। कैलॉग और मैलॉग दोनों ही काम किसके आते हैं, पहले तो ये समझिए, कैलॉग और मैलॉग दोनों ही काम आते हैं मेमोरी एलोकेशन को करने के लिए। ठीक है, किस काम आते हैं कैलॉग और मैलॉग, दोनों ही डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करने के लिए। ओके, इस लाइन का क्या मतलब है, ऑब्वियस सी बात है कि मेमोरी रन टाइम पे क्रिएट हो रही है। तो कैलॉग भी सेम काम करता है, बट मल्टीपल ब्लॉक। अब मल्टीपल ब्लॉक का मतलब है जैसे एरे की फॉर्म क्रिएट होती है, जबकि मेलोक के अंदर एक पूरा कंप्लीट ब्लॉक मिलता है। इसमें बस ब्लॉक डिवाइडेड होते हैं। आपको जनरली इस डिफरेंस, ऐसा प्रोग्रामर आपको इस डिफरेंस का इनफैक्ट पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। सेकंड है इट इनिशियलाइजेस टू जीरो, यानी कि जो मेमोरी ब्लॉक बना, इस तरीके से मेमोरी ब्लॉक बना, तो बाय डिफॉल्ट जब तक आप नंबर नहीं डालेंगे तो कैलॉग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो लेता है, जीरो जीरो जीरो। ओके, सब जगह जीरो, इसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है, कैलॉग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है, आप ये समझ लीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट रिटर्न नल इफ मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट। ओके, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही कैलॉग में था। और सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या है कि नंबर, कैलॉग में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चाहिए, मान लीजिए हमें 5 एलिमेंट चाहिए, तो 5 कोमा हर एक एलिमेंट का साइज कितना है, हर एक एलिमेंट का इंटीजर के केस में मान लीजिए साइज है 4, तो 5 × 4, 5, 4। ओके, मैं कुछ डिफरेंस आपको मेलोक और कैलोक का बता रहा हूँ। काम इन दोनों का ही सेम है। पहला चीज ये कि मेलोक के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है, जबकि कैलोक के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है। दूसरा पॉइंट, मेलोक के अंदर एक आर्गुमेंट रिटर्न होता है, मतलब एक आर्गुमेंट आप मेलोक के अंदर, फंक्शन के अंदर आप एक आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है। आपने कैसे लिखा था आपको याद होगा, मेलोक का सिंटैक्स, मेलोक, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट, ये डिफरेंस था, साइज ऑफ मान लीजिए इंट, ठीक। अब मल्टीप्लाई होने की वजह से ये आर्गुमेंट एक आर्गुमेंट बन जाता था, मान लीजिए 5 × 4, तो ये कैलकुलेट होकर बन जाएगा 20। लेकिन कैलोग के अंदर जैसा आप देख रहे हैं कोमा है, इट इज सेपरेटेड बाय कोमा, तो जो साइज है कैलोग के अंदर वो यहाँ पे दो आर्गुमेंट की फॉर्म में जा रहा है, जो मतलब मेलो कैलोग के अंदर जो आर्गुमेंट है वो दो आर्गुमेंट के नंबर ऑफ आर्गुमेंट 2 है यहाँ पे, एक बात। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जी मेलोक इज अ फास्टर देन कैलोग।
इसलिए डिफरेंस ध्यान रखिएगा, मेलोक इज ए फास्टर, सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड ओवर कैलोक अनटिल अनलेस आपको गार्बेज वैल्यू की बजाय बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू ही चाहिए हो एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन। अगर ऐसा नहीं है, ऑलवेज प्रिफर मेलोक ओवर कैलोक। तो मैंने इस सभी का डिफरेंस आपको बता दिया, डिफरेंस मेलोक भी और कैलोक भी। बाकी का प्रोग्राम जैसे हमने मेलोक में किया एग्जैक्टली सेम है कैलोक को, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। तो अगर आप मेलोक समझ आया तो क्लोक कैलोक में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ अब नेक्स्ट फंक्शन है रीएलोक। अब रीएलोक क्या काम कर रहा है, सिंपल सा काम है, पॉइंट अंडरस्टूड है, सेल्फ अंडरस्टूड है। इट चेंजेस इट चेंजेस द मेमोरी साइज। ठीक है, ये मेमोरी साइज को चेंज कर रहा है। अब कैसे चेंज कर रहा है, मान लीजिए मेलोक की मदद से आपने साइज बना दिया 5 बाइट, मेलोक या कैलोक की मदद से आपने 5 बाइट का स्टोर दे दिया। तो 5 बाइट मान लीजिए किसी वेरिएबल में स्टोर है, मान लीजिए वो वेरिएबल का नाम है पीटीआर। ठीक है, पीटीआर को 5 बाइट एलोकेट है यहाँ पे। तो रीएलोक में आप क्या, आपका क्या सिंटेक्स है, आप रीएलोक लिखिए पीटीआर की जगह, पीटीआर मतलब जो आपका ओल्ड साइज है, आप ऐसे लिख सकते हैं ओल्ड साइज, और इसको रिप्लेस कर दीजिए न्यू साइज से, तो ये आपका न्यू साइज है। तो जो भी आपका ओल्ड साइज होगा वो रिप्लेस हो जाएगा न्यू साइज से। तो मान लीजिए न्यू साइज है आपका 10 बाइट, एग्जाम्पल के तौर पे 10 बाइट है। तो अब 10 बाइट एलोकेट हो जाएगा इसको, अगेन सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो 10 बाइट एलोकेट हो जाएगा पॉइंटर को। तो अगर पॉइंटर को 10 बाइट एलोकेट हो गया तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट आपके लिए फायदा क्या हुआ कि आपने रन टाइम पे ही, यानी कि अगर आप सेम प्रोग्राम में मेलोक लिखने के बाद रीएलोक को कॉल करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर मेलोक फंक्शन से काम कराने के बाद सेम प्रोग्राम में रीएलोक फंक्शन को कॉल करते हैं और न्यू साइज में कोई नया स्पेस मेंशन करते हैं, नया नया साइज मेंशन करते हैं, तो आप परफेक्टली ये काम करेगा और रीएलोक आपको रन टाइम पे ही साइज चेंज करने की परमिशन दे देगा। ओके, ये है रीएलोक का काम। नेक्स्ट है रिलीजिंग द एलोकेशन स्पेस। किसके थ्रू करते हैं हम स्पेस को रिलीज करते हैं, फ्री फंक्शन की मदद से। तो व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट इज एन एलोकेटेड block can be returned to the system for future using by use by using the free function। यानी कि जो आपने मेमोरी स्पेस एक्वायर किया है आप उसको फ्री कर सकते हैं, किसकी मदद से, फ्री फंक्शन की मदद से। जनरल सिंटैक्स क्या है, सिंपल, फ्री पीटीआर। पीटीआर यहाँ पे क्या है, वेयर पीटीआर इज अ पॉइंटर टू अ मेमोरी ब्लॉक which has been previously created using malloc। पीटीआर क्या है, पीटीआर वो पॉइंटर है जो उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो आपने मेलोक की मदद से बनाई थी। यानी कि मेलोक से जो आपने मेमोरी क्रिएट करी वो किसी पीटीआर वेरिएबल के पास है, तो ऑब्वियस सी बात है पीटीआर को फ्री करना पड़ेगा। तो फ्री पीटीआर, दिस इज द सिंपलेस्ट सिंटैक्स टू फ्री द मेमोरी स्पेस acquired by malloc, calloc or a realloc। Important point, note that no size need to be mentioned for the allocated block, the system remember it for each pointer return। यार आपको स्पेसिफिकली साइज बताने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को पता है, वो स्मार्ट है, वो जानता है कैसे करना है और वो खुद ब खुद इसे हैंडल कर लेगा। सो दिस इज अ फ्री। आप हमेशा काम करने के बाद ये आदत डालिए, जो आपने रिसोर्सेस यूटिलाइज किए उनको फ्री कर दीजिए। यानी कि आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम जब खत्म होने वाला है तो यानी कि आपकी जो लास्ट लाइन है वो आपके प्रोग्राम के अंदर मस्ट बी अ फ्री। क्यों, क्योंकि काम खत्म हो गया, अब स्पेस को जाने दीजिए, फ्री का यूज करिए और स्पेस को रिलीज कर दीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, ये हमारा टॉपिक था मेलोक, कैलोक और रियलोक, यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में देखा था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, उसकी लिमिटेशन समझी, और देन उसके बाद हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखा और उसकी भी एडवांटेज समझे। मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर लूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार कितना अच्छा है मेलोक, या सॉरी डायनेमिकली मेमोरी लोकेशन, और स्टैटिक तो ये कुछ खास नहीं है। बट मैं ये बता दूं, स्टैटिक की भी अपनी एडवांटेज है। अगर आपको एडवांस में, ध्यान से सुनिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, वो अलग बात है, इन द एंड ऑफ द लेक्चर आ रही है। अगर इफ यू नो इन एडवांस द साइज योर ऑफ योर रिक्वायरमेंट, देन ऑलवेज यूज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। यानी कि अगर आपको प्रोग्राम करने से पहले ही पता है, मुझे पता है मेरी क्लास में 10 ही बच्चे आने हैं, तो मैं सिर्फ 10 ही चेयर अरेंज करके रखूंगा। मेरे को अब टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता है मेरी क्लास में कितने बच्चे आने वाले हैं। ओके। तो अगर आपको पता है कि आपके क्लास में कितने बच्चे आने वाले हैं, तो आप उतना ही स्पेस बनाइए। उसी तरीके से अगर मुझे पता है कि मेरे एरे में 5 ही एलिमेंट होने हैं, इससे ज़्यादा ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, तो मैं स्टैटिक ही बनाऊंगा। अब मुझे एडवांटेज क्या मिलता है स्टैटिक होने से? स्टैटिक होने से एडवांटेज मुझे ये मिलता है कि जब चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, तो मुझे इस बात का वरीड नहीं होता, इस बात की मुझे टेंशन नहीं लेनी कि एलोकेशन बनेगा नहीं बनेगा, मैं लोग काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फेल होगा या नहीं होगा। तो अगर साइज फिक्स है, देन सिंपल स्टैटिक एलोकेशन इज बेटर। व्हेन flexibility is requirement, when our requirement is flexibility, then use dynamic memory allocation. That is the biggest plus for dynamic memory allocation. Okay, so that's it for today's class. We are just wrapping our lecture. Thank you audience, thank you students for listening carefully this lecture. So signing off today. Bye bye, take care.